जय हिंद दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पहला चैप्टर जो कि फिजिकल बायोलॉजी में है, यानी फिजियोलॉजी बायोलॉजी में। तो उसमें हम पढ़ेंगे पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन। डाइजेशन और एब्जॉर्वेशन हम फटाफट ख़त्म करेंगे। पहले इसमें डाइजेशन की परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो डाइजेशन की डिफिनीशन, डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन में हम लोग भोजन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे मुंह में जाता है। तो मुंह में एंजाइम की सहायता से भोजन, जैसे भोजन क्या है, रोटी हम खाते हैं तो रोटी हमारा क्या है, जटिल पदार्थ है। रोटी क्या है, जटिल पदार्थ है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऐसे हमारी बॉडी को नहीं अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो रोटी है, जो जटिल पदार्थ है, इसको क्या करना पड़ेगा, सरल अणुओं में तोड़ना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, सरल पदार्थ में, यानी सरल अणु में तोड़ना पड़ेगा। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो हम पाचन की डिफिनीशन क्या कह सकते हैं कि जटिल पदार्थ का जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। एंजाइम की सहायता से जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन, यानी पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। भोजन को हम इंगल्फ करते हैं, भोजन को इंगल्फ से लेके भोजन इंगल्फ करते हैं, इंगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और फिर हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगा और फिर एक्सक्रीशन होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, पाचन और अवशोषण चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भोजन हमारे कहाँ जाता है, माउथ में, यानी मुंह में जाता है। माउथ में जाता है तो माउथ में सबसे पहले क्या मिलता है, टीथ मिलता है, टीथ मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम टीथ ही पढ़ लेते हैं। टीथ पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एब्जॉर्वेशन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो हम टीथ जैसे आप लोग जानते हैं कि टीथ 4 प्रकार के होते हैं। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होता है, इंसीजर को हम आई से डोनेट करते हैं। कैनाइन होता है, कैनाइन को सी से। प्रीमोलर होता है और फिर मोलर होता है। ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो पहले हम टीथ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जैसे ये 3 हमारा क्या होता है, 3 हमारा मोलर होता है, ठीक है, 3 हमारा मोलर हो गया। अब फिर हम 2 बनाते हैं, 2 हमारा क्या है, ये 2 क्या है, प्रीमोलर है, यानी हम पीएम लिख देते हैं। और फिर ये एक क्या है हमारा, ये कैनाइन होता है। और फिर 4 टीथ होते हैं इंसीजर के। कितने टीथ होते हैं, 4 टीथ होते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इंसीजर हो गया, ठीक है। फिर अब हम ये तो हमारा ये इतना हमारा एक साइड का हुआ। अब फिर हम आगे दूसरी साइड का बनाते हैं। ये हमारा अपर जॉ का टीथ है। लोअर जॉ का भी सेम ही होता है, मतलब ऊपरी जबड़े का और निचले जबड़े का सेम ही होता है। तो अब हम, ये हमारा इंसीजर हुआ, ये हमारा कैनाइन फिर से बना, ये हमने प्रीमोलर बनाया। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं प्रीमोलर, याद रखिएगा। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पीएम। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा मोलर बनाते हैं। मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब कि चवर्णक कितना होता है, 3 होता है। और अग्र चवर्णक, हिंदी में कहें तो चवर्णक और अग्र चवर्णक कहते हैं। चवर्णक कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि मोलर। और प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कैनाइन जो क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं इसको, शायद कृंतक कहते हैं। कृंतक क्या होता है कि कैनाइन जो होता है वो एक होते हैं दोनों साइड पे। और रदनक क्या होता है, रदनक हमारे 4 होते हैं। अपर जॉ में कितने रदनक होंगे, 4, और मतलब इंसीजर 4 होंगे, कैनाइन 2 अपर जॉ में, और फिर 4 प्रीमोलर होंगे और 6 मोलर होंगे। ये किसका है, एडल्ट में ऐसा होता है, एडल्ट में ऐसा होता है।
अगर हम इसको डिवाइड कर दें, पहले हम टीथ के बारे में जानते हैं। तो ये टीथ जो हमारा होता है, टीथ हमारा जैसे टीथ है जो हमारा दांत हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है। किससे किससे मिलके बनेगा? एक इनामेल होता है और दूसरा डेंटाइन होता है। क्या होता है? इनामल और क्या होता है? डेंटाइन। इनामल जो ऊपर का सबसे कठोर वाला पार्ट होता है, ये क्या है? ये सबसे हार्ड पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट है ये। और ये इसके अंदर क्या रहता है? इनामल के नीचे रहता है डेंटाइन हमारा। डेंटाइन थोड़ा इसकी अपेक्षा में कम हार्ड होता है। तो जो ये इनामल है, इनामल क्या करता है? अगर इनामल जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है? इसको क्षति पहुंचाता है। किसको क्षति पहुंचाएगा? इनामल को। फ्लोरीन इनामल को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। क्षति पहुंचाने का मतलब कि इसको खराब कर देता है, खोखला कर देता है। तो ये क्या हुआ? जो हमारा फ्लोरीन है, दांत अगर हमारा खराब होता है तो कहेंगे किस गैस की वजह से हमारा दांत खराब हो जाता है? तो फ्लोरीन ऐसी गैस है जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा दांत खराब हो जाता है। और फिर अब हम बात करते हैं कि पूरे जीवन काल में कितने टीथ होते हैं? तो 52 टीथ होते हैं। कैसे? अभी इसके कुछ देर बाद समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे पूरे जीवन काल में। ये हमारे पूरे जीवन काल का टीथ है। जीवन काल कहने का मतलब ओवरऑल लाइफ, पूरे लाइफ में हमारे पास कितने टीथ आते हैं? 52 टीथ आते हैं। और जब हम बच्चों में कितने टीथ होते हैं? बच्चों में 20 टीथ होते हैं। और फिर एडल्ट में कहें तो 32, यानी वयस्क लोगों में 32 टीथ होते हैं। और बच्चों में जो ये टीथ होते हैं, ये एक बार आगे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये टीथ क्या होते हैं? टूट जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? डाइफियोडोंट होते हैं। डाइफियोडोंट कहने का मतलब कि ऐसे टीथ जो एक बार टूटे फिर निकले। और मोनोफियोडोंट कहने का मतलब कि ऐसे टीथ जो सिर्फ जीवन काल में हमें एक ही बार मिलते हैं। तो ये जो 20 टीथ हैं जो एक बार टूट जाते हैं, ये कैसे होते हैं? डाइफियोडोंट होते हैं। डाइफियोडोंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये 32 डाइफियो नहीं होते यहाँ पे, मतलब 32 - 20 यानी कि 12 टीथ कैसे होते हैं? मोनोफियोडोंट होते हैं। ट्वेल्व टीथ हमारे कैसे होते हैं? मतलब 12 दांत हमारे कैसे होते हैं? मोनोफियोडोंट, जो कि हमें पूरे लाइफ काल में पूरे जीवन काल में एक बार मिलते हैं। और 20 टीथ कैसे होते हैं? जो बच्चों में होते हैं। जैसे जब हम लोग बच्चे रहे होंगे तो हमारे दांत जो 20 दांत टूटे रहे होंगे, फिर से अब बड़े होने पे 20 दांत आ गए हैं। वो कैसे हैं? डाइफियोडोंट। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब इससे मतलब समझते हैं, डाई मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब कि जो दांत हमें एक बार मिले। तो कितने दांत हमें एक बार मिल रहे हैं? सिर्फ 12 दांत हमें एक बार मिल रहे हैं। और जो 20 दांत हैं ये हमें फिर से दोबारा मिल जाते हैं। जैसे बहुत बच्चे के मतलब जब सब बच्चे होते हैं तो सबके दांत टूटते हैं। तो ये जो 20 दांत हैं ये टूटेंगे और बड़े होने पे फिर से अपने आप आ जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया? जैसे कि डाइजेशन की परिभाषा हमने क्या बताया कि रोटी खाते हैं। रोटी कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ है। तो जटिल पदार्थों को किसमें कन्वर्ट करना है? सरल पदार्थ में। और किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। तो अब हम डिफिनीशन समझते हैं कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में एंजाइम की सहायता से टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब फिर हम कहते हैं कि पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब हम कहेंगे कि पाचन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पाचन शुरू कहाँ से हो रहा है? तो मुंह से ही क्या होता है? हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुंह से पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह में सबसे पहले क्या आता है? टीथ आता है। तो टीथ अब हम समझते हैं। तो हमारे पास ये टीथ हमने बनाए हैं, ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। एक जॉ का, चाहे अपर जा समझ लीजिए चाहे लोअर जा समझ लीजिए, ये एक जा का स्ट्रक्चर, टीथ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमने बताया कि हमारे पास 6 मोलर दांत होते हैं, मतलब चवर्णक, और 4 अग्र चवर्णक होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं और 4 इंसीजर होते हैं। तो अब हम टीथ फॉर्मूला निकालेंगे। ये आपको समझ में आया? और ये इसका मतलब है कि जो इनामेल दांत में 2 पार्ट होते हैं, एक इनामेल होता है, एक डेंटाइन होता है। इनामेल क्या होता है? सबसे हार्ड पार्ट होता है।
इनामल क्या होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या करता है, इनामल को, जैसे कहते नहीं कि दांत में दर्द हो रहा है या दांत में खोखला हो गया है, दांत खोखला हो गया है, तो क्या कहते हैं कि फ्लोरीन जो गैस होती है वो क्या करती है, दांत को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, दांत को खोखला बनाती है। तो ये पूरे जीवन काल में हमें कितने दांत मिलते हैं, 52, और बच्चों में कितने होते हैं, 20, और एडल्ट में कितने होते हैं, 32। ये जो 20 होते हैं ये एक बार जाते हैं तो दोबारा आ जाते हैं। ये कैसे टीथ हैं, डाइफियोडोंट। और ये जो 12 टीथ हैं ये कैसे हैं, मोनोफियोडोंट हैं। तो अब हम इसको हम इरेज कर देते हैं, आप आगे समझिए कि हम टीथ फॉर्मूला समझेंगे। टीथ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमने टीथ का स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे 3 क्या हुए, मोलर। आपको समझ में आया होगा कि ये 3 हमारे मोलर टीथ हैं, और ये 2 हमारे क्या है, प्री मोलर हैं, और ये एक हमारा इंसीजर है, सॉरी कैनाइन, और ये 4 हमारे इंसीजर। ठीक है, 4 हमारे इंसीजर हैं। अब इसी सेम ऐसे हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस साइड भी हमारे 3 टीथ किसके हो गए, मोलर के, और दो टीथ किसके हुए, प्री मोलर के, और एक टीथ किसका हुआ, ये हमारा कैनाइन। ये जो कैनाइन होता है ये जानवरों में बड़ा होता है, जो क्या होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, इनमें बहुत शार्प होता है, क्योंकि वो मांस, जो जैसे शेर और होते हैं, बाघ चीता, तो ये जो होते हैं कुत्ते बिल्ली में भी ये कैनाइन उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा। और अब हम ये निकालते हैं टीथ फॉर्मूला, तो हम बीच से इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक साइड का जॉ हुआ, ये हमारा दूसरे साइड का, मतलब हम इसको लिख देते हैं 1 साइड, और इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट साइड, इसको लिख देते हैं सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड में क्या हुआ, अब हम काउंटिंग करते हैं, तो 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 6 2 8 हुआ ना। तो ये 8 एक साइड में अगर है तो 8 दूसरी साइड में भी होगा, मतलब 8 8 16। ये अगर हमारे एक जॉ में 16 टीथ हैं, मतलब 16 दांत हैं, तो निचले, अगर ये हम अपर जा बोलते हैं इसको, ये अगर अपर जा है, अपर जा, ये अगर अपर जा में हमारे 16 दांत हैं, तो लोअर जा में भी कितने होंगे, सेम टीथ होंगे, 16। तो अब हम इससे टीथ फॉर्मूला निकालते हैं। टीथ फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ऐसे, जैसे इंसीजर लिखा है, पहले हम जिसे हमें डोनेट करना होता है जिस टीथ को, तो इंसीजर को किससे डोनेट करते हैं, आई से, कैनाइन को किससे करते हैं, सी से, प्रीमोलर को पीएम से, और मोलर को एम से। तो बाई कर लेते हैं, बाई, फिर इंसीजर, क्योंकि बाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा लोअर जा है और ये हमारा ये हमारा अपर जा है, ये हमारा लोअर जा है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। तो अब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम एक ही साइड, मतलब फर्स्ट साइड टीथ लिखते हैं, और फिर ये नीचे का फर्स्ट साइड टीथ लिखते हैं। अब हमें सेकेंड साइड वाला टीथ चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट साइड में कितने टीथ हैं इंसीजर में, ये हमारा इंसीजर है, इंसीजर में कितने टीथ हैं, 2। ये हमारा कैनाइन है, कैनाइन में कितने हैं, 1। ये हमारा प्रीमोलर है, प्रीमोलर में 2, और ये हमारा मोलर है, मोलर में 3। अपन फिर सेम ऐसे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। 16/16 आएगा। 16/16 कहने का मतलब कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो यहाँ पे 16 आएगा, ऐसे आएगा। 16/16 कहने का मतलब कि अपर जा में 16 टीथ और लोअर जा में 16 टीथ। तो फिर उसके बाद अब हम, ये हमारा हुआ एडल्ट टीथ फॉर्मूला। एडल्ट मतलब वयस्क में 32 दांत होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये वयस्क लोगों का टीथ फॉर्मूला हुआ। अब हम चाइल्ड का देखते हैं। चाइल्ड का मतलब बच्चों में भी दांत होते हैं ना, 20 दांत जब गिरते हैं तभी तो नए 20 दांत आएंगे। तो हम फिर ऐसे लिखेंगे, सेम टीथ फॉर्मूला बनाएंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और देन मोलर। फिर अब हम अपान करेंगे, ये इंसीजर हुआ हमारा, कैनाइन हुआ, प्रीमोलर हुआ,
मोलर हुआ। तो इंसीजर में कितने टीथ हैं? 2 टीथ हैं। कैनाइन में 1। ये बच्चों में क्या होता है? बच्चों में ये प्रीमोलर वाले टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चों में। ये प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो हम प्रीमोलर की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 लिख देते हैं। और यहाँ पे जो हम तीन टीथ बनाते हैं मोलर के, तो बच्चों में क्या होते हैं? 2 टीथ होते हैं। ठीक है, बाय 2 1 0 2 मल्टीप्लाई 2 10/10। मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा अपर जॉ का 10 टीथ और ये लोअर जॉ का 10 टीथ। ये आपको समझ में आया? जैसे कि फॉर्मूला एकदम सिंपल है। अगर आपको ये फिगर समझ में आया होगा, ये वाला फिगर देखिए आप लोग, अगर ये आप लोगों को फिगर समझ में आया होगा कि जैसे 4 इंसीजर हैं, 2 कैनाइन है, 4 प्रीमोलर हैं, 6 मोलर हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक साइड इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं, एक साइड का लिखते हैं, बस एक साइड का। अगर एक साइड का अपर जॉ का लिख रहे हैं तो एक साइड का लोअर जॉ का लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 टीथ हमारे किसके हुए? इंसीजर के। 1 टीथ कैनाइन के, 2 टीथ प्रीमोलर के और 1 टीथ मोलर के। तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि हमें दूसरे साइड के अपर और लोअर जॉ के टीथ चाहिए होंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 16/16 आएगा = 32। मीन्स कि 16 ऊपर है 16 नीचे हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो बच्चों में हमें बस इतने याद रखने हैं कि जैसे कि जो हमारे प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर 2 होते हैं, 2 ये बच्चों में नहीं पाए जाते। और एक जो ये मोलर में होता है, मोलर में 3 टीथ होते हैं, तो ये मोलर में 1 टीथ क्या होता है? अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों में 2102 मल्टीप्लाई 2 10/10। तो ये क्या हो जाता है? ये चाइल्ड लोगों का टीथ फॉर्मूला है। मतलब बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और ये एडल्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं। आपको समझ में आया? अब हम ये तो हमारा हुआ। तो भोजन को चबाते हैं टीथ से, तो टीथ हमने पढ़ लिया है। अब हम भोजन हमारा कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। माउथ में किसके पास जाएगा? हमारी जीभ के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? भोजन हमारा माउथ में जीभ के पास जाएगा। तो जीभ में क्या होता है? जीभ से हमारे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। जीभ से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि अधोहनी जीभ से और फिर अधोजीवा से, और ये होते हैं ऐसे 4 एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि लाइपेज होता है, डाइस्टेज होता है, म्यूलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। ये 4 एंजाइम निकलते हैं। कहाँ से? हमारे माउथ से निकलते हैं। तो ये चारों एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को डाइजेस्ट करने में। भोजन को जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है। हम आपको हमेशा से बता रहे हैं क्या माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि ये हमारे जो एंजाइम है, एंजाइम कहाँ से मिल रहे हैं? माउथ से ही मिल रहे हैं। तो कितने प्रकार के एंजाइम्स मिल रहे हैं? 4 प्रकार के एंजाइम मिल रहे हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से एंजाइम? डाइस्टेज, लाइपेज, सॉरी टाइलिन होता है, लाइपेज नहीं। डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम। अब हम ये चारों एंजाइम का वर्क समझ लेते हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारे माउथ में मिलते हैं। कहाँ से? जो भोजन को लुब्रिकेंट बनाते हैं। लुब्रिकेंट कहने का मतलब कि लुब्धि बनाते हैं पूरा। जब हम दांत से ऐसे अपने भोजन को चबाते हैं, दांत से चबाने के बाद जब लार उसमें मिक्स होती है, सलाइवा मिक्स होता है, तो ये सलाइवा में चारों एंजाइम रहते हैं। तो ये चारों एंजाइम क्या होते हैं? भोजन में मिक्स करते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम भोजन में जो बैक्टीरिया होती हैं, भोजन में जो बैक्टीरिया होती है उसको क्या करता है? किल करता है। ये डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। और ये म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन को भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। ठीक है, टाइलिन स्टार्च को, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों स्टार्च का पाचन करते हैं, लेकिन डाइस्टेज क्या करता है? थोड़ा बहुत फैट का भी डाइजेशन करता है। ये समझ में आया कि माउथ में क्या होता है? माउथ में हमारी जैसे कि
ये माउथ में डायस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम, ये 4 प्रकार के एंजाइम कहाँ से मिलते हैं हमें? सलाइवा से मिलते हैं, माउथ से मिलते हैं। तो ये चारों प्रकार के एंजाइम सलाइवा से मिलते हैं। और ये डायस्टेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम जैसे कि हम भोजन ऐसे उठाते हैं इंगल्फ करने के लिए, तो एयर के संपर्क में आने पर जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह होती हैं सब अगर हमारे एब्डोमेन तक पहुंचेंगी तो हमें जाहिर सी बात है नुकसान करेंगी। तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये आप ये 4 एंजाइम, सबसे पहले एंजाइम का ही वर्क है सारा। डाइजेशन में क्या है? सब का सब एंजाइम का ही वर्क है। तो डाइजेशन ये डायस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम, ये 4 प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं? माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। डायस्टेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। म्यूलिन क्या करता है? फूड को लुब्रिकेंट बनाता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। अब इसके बाद जो क्या होता है, भोजन ओइसोफेगस तक जाता है। ओइसोफेगस कहने का मतलब कि ग्रसनी। अब भोजन ग्रसनी तक कैसे ग्रास नली होती है। ओइसोफेगस में फूड कैसे पहुंचेगा? एपिग्लोटिस होता है, एक छिद्र होता है हमारे गले में, यहाँ पे जहाँ से आवाज निकलती है एक छिद्र होता है जिससे ओइसोफेगस से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस ओपन होता है और भोजन कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस में जाने के बाद भोजन कहाँ जाएगा? एब्डोमेन में, यानी हमारे आमाशय में। भोजन कहाँ जाएगा? ओइसोफेगस में जाने के बाद भोजन कहाँ जाएगा? हमारे आमाशय में जाएगा। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। पहले हम ऐसा रफली ऐसे बात करते हैं, फिर हम फिगर के द्वारा समझेंगे। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। एक कार्डिक होता है, ये फर्स्ट है। ये सेकंड क्या होता है? फंडस होता है। और ये थर्ड क्या होता है? पाइलोरिक होता है। ठीक है। आमाशय यानी एब्डोमेन। एब्डोमेन इसको कैसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। आप लोग सोचेंगे कि पेट को तो स्टमक कहते हैं, स्टमक कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे आमाशय कहते हैं। तो ये सी शेप में होता है। किस शेप में होता है? आमाशय किस शेप में होता है? सी शेप में होता है। तो ये कार्डिक होता है। कार्डिक से HCl निकलता है। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जैसे कार्डिक से, ये रफली फिगर हम देखते हैं आप, ये हमारा ओइसोफेगस हुआ, ये हमारा एब्डोमेन हुआ, आमाशय। आमाशय के 3 पार्ट, 1 2 3। ये हमारा क्या है? कार्डिक। ये क्या है? फंडस। और ये क्या है? पाइलोरिक। ये 3 पार्ट हुए। तो कार्डिक में क्या करता है? कार्डिक से क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। HCl क्या करता है? जैसे कि ये हमारा, आप यहाँ से समझिए, ये हमारा फूड आया, ओइसोफेगस से फूड आ रहा है, जितना हम खाते जा रहे हैं सब आ रहा है। जितना हम खाएंगे, चिप्स खाएंगे, बर्गर खाएंगे, जो भी कुछ खाते हैं, बर्गर, मोमोज, चिप्स, जितना भी सब कुछ खाते हैं वो सब कहाँ आता है? कार्डिक में आता है। तो कार्डिक में आएगा तो HCl क्या होता है? HCl सबसे हार्ड एसिड होता है। HCl सबसे हार्ड एसिड होता है, किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको तुरंत गला देता है। तो ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा? भोजन को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस, मतलब गलाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। स्टार्ट तो कहाँ से है? माउथ से स्टार्ट है। इतने सारे एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा? ये एसिड भोजन को गलाएगा। यहाँ तक लुब्रिकेंट हुआ था, यहाँ तक लुब्रिक बोलस के फॉर्म में हुआ था, यहाँ पे क्या होगा? ये भोजन को गलाना स्टार्ट करेगा।
तो ये कार्डिक में क्या है, HCl है। HCl क्या करता है, जितने भोजन हम खाएंगे, चाहे चिप्स खाएंगे, बर्गर, मोमोज खाना, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, जितने भी सब खाते हैं, सब क्या होता है, सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। कौन डाइजेस्ट करेगा, HCl डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जब कभी कभी HCl क्या होता है, HCl अधिक मात्रा में, यहाँ से HCl आमाशय की दीवारों से, यानी एब्डोमेन की दीवारों से, एब्डोमेन की वॉल से निकलता रहता है HCl। HCl नेचर में कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक है। और ये क्या करता है, भोजन को गलाता है। तो जब कभी कभी ये अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो क्या हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी के लिए हम कौन सी दवा यूज करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये एक बेस है। आप लोगों को पता होगा कि बेस और एसिड मिलके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन ये क्या करता है, कार्डिक, ये जो हम इनो पीते हैं, इनो क्या है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। जब HCl थोड़ा सा, अगर जैसे कि कहते हैं कि अगर 2 ml निकल रहा है तो उसमें से 2.5 हो गया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 0.5 ml। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी अगर जैसे ये 4 पॉइंट हो गया, 4 ml, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे सपोज कर रहे हैं, इतना ही नहीं निकलता, सपोज कर रहे हैं कि अगर इतना निकल रहा, अगर इतना निकलने लगे तो क्या होता है, अल्सर हो जाता है। क्या होता है, अल्सर हो जाता है। अल्सर कहने का मतलब कि पेट में घाव हो जाता है। यहाँ एब्डोमेन की वॉल पे क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, जिससे आदमी को कुछ भी खाने में प्रॉब्लम होती है, उसको मतलब ऐसे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो लेकिन एक होता है कि इसकी वॉल पे क्या होता है, इसकी वॉल पे म्यूकस की लेयर लगी होती है। एब्डोमेन की वॉल पे ये रेड वाला हम समझ लेते हैं, ये रेड वाला क्या है, म्यूकस की लेयर लगी होती है, जिससे MgOH का होल ट्वाइस हमेशा क्या होता रहता है, निकलते रहता है धीरे 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 धीरे। तो जब HCl अधिक मात्रा में होता है तो इससे मिलके जब HCl इसकी वॉल पे जाने लगता है, मतलब कि अल्सर काज करने के लिए जाने लगता है इसकी वॉल पे, जब तक इसकी वॉल पे नहीं पहुंचेगा तब तक इसको नुकसान करेगा नहीं। तो इसकी वॉल पे जब जाने लगता है तो ये MgOH का होल ट्वाइस क्या होता है, अपने आप निकलने लगता है। तो उससे HCl और MgOH होल ट्वाइस मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भोजन यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे HCl मिला, HCl से इतनी सारी चीज़ें हमने जानी। HCl मिला, HCl का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय ये क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट, मतलब भोजन को पचाने का काम करता है। और फिर अगर जैसे कि भोजन अगर ये अधिक मात्रा में निकलने लगा, थोड़ा सा ज़्यादा निकलने लगा, तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी होने पर क्या करते हैं, हम लोग इनो पीते हैं। इनो क्या काम, इनो कैसा है, इनो बेस है नेचर में, क्षारी है। और फिर इनो क्या कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि क्षार पीने पर अम्ल और क्षार मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसकी दीवारों पर जब बहुत अधिक ज़्यादा, जब HCl का श्रावण, HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये एक प्रकार की बीमारी है, अल्सर। ये क्या करेगा, अल्सर कॉज करेगा। और अल्सर कॉज करने पे क्या होता है, जब किसी का अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ तक हम समझे। अब हम समझते हैं फंडस में। फंडस में क्या रहता है, फंडस में ये स्ट्रक्चर होता है, कांटे की तरह का स्ट्रक्चर, इसको रूजी बोलते हैं। फंडस में क्या होता है, एक कांटे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये भोजन को 4 आवर तक क्या करता है, रोक के रखता है। ये भोजन को 4 घंटे तक कहाँ पे रोक के रखेगा, फंडस में रोक के रखता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस वैसे होती नहीं है। तो ये जो एसिड निकला रहता है, ये एसिड यहाँ पे आके अच्छे से क्या होता है, भोजन में, फूड में क्या होता है, मिक्सअप होता रहता है और भोजन को क्या करता रहता है, गलाता रहता है। तो उसके बाद 4 घंटे बाद भोजन हमारा कहाँ पे आता है, पाइलोरिक में आता है। तो पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में ऐसे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं।
क्या होता है, क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि मतलब क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, जठर रस, मतलब जठर ग्रंथि से क्या निकलेगी, जठर रस, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जैसे कि जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस से दो प्रकार के एंजाइम का क्या होता है, श्रावण होता है। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इस साइड पर जठर रस से दो प्रकार की एंजाइम निकलती, कौन कौन सी, पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। दही में बदलने का मतलब जैसे आप देखते होंगे, जैसे कि ये ऐसा एंजाइम है, हम दूध पीते हैं तो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। क्यों दही में कन्वर्ट करता है, दही में कन्वर्ट करने के बाद दही का डाइजेशन इजिली हो जाता है, इसलिए क्या करता है ये वाला एंजाइम, रेनिन एंजाइम, दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। और ये जैसे कि अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये जठर रस नहीं है, जठर रस नहीं, पाइलोरिक कर देते हैं। पाइलोरिक से दो प्रकार की एंजाइम निकलती हैं। किससे दो प्रकार की एंजाइम निकल रही हैं, पाइलोरिक से दो प्रकार की एंजाइम निकल रही हैं। पहला क्या है, पेप्सिन है, दूसरा क्या है, रेनिन है। तो हम याद करते हैं इसको, इसको और इसको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे कि पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक हमारे एब्डोमेन का लास्ट वाला पार्ट है, यानी हमारा पेट है। तो पाइलोरिक से पेप्सिन यानी ये एंजाइम है। पाइलोरिक क्या है, एंजाइम है, एंजाइम से क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो पी से पाइलोरिक, पी से पेप्सिन, पी से क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो पाइलोरिक से पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पाइलोरिक क्या है, हमारे एब्डोमेन का पार्ट है। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार की एंजाइम है। और प्रोटीन है जिसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये रेनिन क्या है, रेनिन भी एक प्रकार की एंजाइम है। कहाँ से निकल रही है, पाइलोरिक से निकल रही। क्या करती है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। दूध को दही में क्यों कन्वर्ट करती है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दही का डाइजेशन इजिली हो जाता है दूध की अपेक्षा में। तो रेनिन एंजाइम क्या करती है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे माउथ से निकल रहे हैं, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा से निकल रहे हैं, ठीक है, मुख गुहा से निकल रहे हैं। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, डाइस्टेज फैट का डाइजेशन कर रहा है, टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, म्यूलिन किसका, क्या कर रहा है, भोजन को चिपचिपा यानी लुब्रिकेंट बना रहा है, भोजन को क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट कर रहा है। फिर लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अब हम देखते हैं ये, तो भोजन यहाँ से जाने के बाद ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस में किसके द्वारा जाता है, एपिग्लॉटिस के द्वारा। एपिग्लॉटिस के द्वारा भोजन कहा जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस मतलब ये वाली नली, इस वाली नली को क्या कह रहे हैं हम, ओइसोफेगस कह रहे हैं, ओइसोफेगस। अब हम ओइसोफेगस के बाद भोजन कहाँ आएगा, अमाशय में आएगा। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक। तो कार्डिक से क्या निकल रहा है, HCl। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। भोजन को क्या करता है, पाचन करता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में पचने योग्य क्या करता है, तोड़ देता है। क्या है ये, एक प्रकार का HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। तो HCl जब थोड़ा सा अधिक मात्रा में होता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनो यूज़ करते हैं या अन्य कोई एसिडिटिक टैबलेट, मेडिसिन। तो वो क्या होती है, MgOH। MgOH जो इनो होता है, MgOH का होल ट्वाइस वो क्या होता है, बेस होता है। तो एब्डोमेन की दीवार पे क्या लगा होता है, म्यूकस की एक लेयर लगी होती है। म्यूकस की लेयर से क्या निकलता है, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बेस है यानी क्षार है। तो ये क्षार क्यों निकलता रहता है, क्योंकि ताकि जो अम्ल यहाँ से निकल रहा है, जो अम्ल
कार्डिक की वॉल से यानी कार्डिक की दीवारों से निकल रहा है वो एब्डोमेन की लेयर को क्षति ना पहुंचाए, इसलिए क्या निकलता रहता है हमेशा, इससे बेस निकलता रहता है। बेस से एसिड मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद अगर जब बहुत अधिक मात्रा में HCl का सिक्रीशन होने लगता है हमारे एब्डोमेन से, तो क्या करता है, अल्सर कॉज कर देता है। अल्सर एक प्रकार की बीमारी है। तो अब दूसरा फंडस होता है। फंडस में रूजी नाम की एक संरचना होती है जो भोजन को 4 घंटे तक क्या करती है, रोक के रखती है। ये एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद भोजन हमारा कहाँ था, लास्ट वाले पार्ट में। एब्डोमेन के लास्ट वाला पार्ट क्या है, पायलोरिक है। पायलोरिक में बल्ब जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है, जठर रस का यानी गैस्ट्रिक जूस का। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सी, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है। रेनिन क्या करती है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। अब हम आगे देखेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आगे वाला डाइजेशन कहाँ पे होता है। यहीं तक तो डाइजेशन खत्म नहीं हुआ, आगे भी तो डाइजेशन होगा ना। हमारे एब्डोमेन में आगे भी पार्ट होंगे। आगे कौन सा पार्ट है, जैसे पैनक्रियाज है मतलब अग्नाशय, फिर लीवर है यानी यकृत, और फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। फिर उसके बाद हमें एक्सक्रीशन भी पढ़ना है। अभी तो हमें बहुत सारा पढ़ना है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एब्डोमेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्डोमेन से एकदम से लगा हुआ ये हमारा पैनक्रियाज लीफ स्ट्रक्चर में लीफ शेप में होता है। ये हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय किस आकार में होता है, लीफ शेप में होता है। ठीक है, ये हमारा एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है। तो अब यहाँ से आने के बाद यहाँ जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, दूध दही में कन्वर्ट हुआ। अब भोजन हमारा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये पैनक्रियाज वाले हिस्से में भोजन आएगा। तो पैनक्रियाज से 3 प्रकार की एंजाइम्स निकलती हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसको हम लत पढ़ सकते हैं, ठीक है, LAT ये शॉर्ट फॉर्म है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ से अब ये जो हमारा लीवर हमारा ऐसे होता है, लीवर में गॉल ब्लैडर लगा और लीवर हमारा इससे अटैच्ड होता है। थोड़ा हम डिफरेंस बना रहे हैं स्ट्रक्चर, जब लास्ट में हम आपको पूरा पढ़ा के ख़त्म करेंगे तो आपको एकदम अच्छा वाला स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझा देंगे लास्ट में। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से अब एक एक चीज़ें, यहाँ से कितनी 3 एंजाइम यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता नहीं है, पित्तरस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पित्तरस बनता है और कहाँ पे होता है, स्टोर यहाँ पे होता है। स्टोर होने का मतलब, कहने का मतलब ये गॉल ब्लैडर है, मतलब पित्ताशय है। पित्ताशय में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। क्या स्टोर हो रहा है, पित्त स्टोर हो रहा है। अब पहले पित्त के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पित्त क्या है, पित्त एक प्रकार का क्षार है यानी बेस है। पित्त का pH कितना होता है, इसका pH क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसके साथ एक समस्या है पैनक्रियाज के साथ। पैनक्रियाज क्या करता है कि जो जैसे अब तक यहाँ पे हम यहीं पे कार्डिक में ही हमारा भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था। लेकिन ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय अम्लीय भोजन का डाइजेशन नहीं करता। यानी कहने का मतलब कि अम्लीय भोजन में ये तीनों एंजाइम को नहीं छोड़ता, नहीं लीव करता। ये तीनों एंजाइम अम्लीय भोजन में मिक्स नहीं होते। तो ये क्या करता है, इस भोजन को क्या करना पड़ता है, क्षारीय बनाना पड़ता है। क्षारीय बनाने के लिए 2 हार्मोन काम करते हैं। एक हार्मोन यहाँ पे होता है
यहाँ से सिक्रीट होता है और एक हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है। यहाँ से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन। यहाँ से सिक्रीट होने वाला हार्मोन क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और यहाँ से सिक्रीट होने वाला हार्मोन सिक्रेटिन। ये आपको समझ में आया? ये दोनों क्या है? हार्मोन्स हैं। ये मत कह दीजिएगा कि एंजाइम है। ये क्या है? हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है? हार्मोन किसी चीज को उत्तेजित करता है। हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन किसको उत्तेजित करेगा? पित्त को उत्तेजित करेगा। क्यों उत्तेजित करेगा? क्योंकि भोजन को कैसा बनाना है? क्षारीय बनाना है। और पित्त का पीएच कितना है? 8 है। और इसका नेचर कैसा है? बेस है। ये नेचर में कैसा है? क्षारीय नेचर है इसका। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना है? 8 होता है। हम जानते हैं कि 7 पे हमारा पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 के ऊपर मतलब 6, 5, 4 ये सब किस में आते हैं? अम्लीय में आते हैं। और 7 के 7.1 से स्टार्टिंग नीचे 8, 9, 10 चाहे जहाँ तक ये क्या आता है? हमारा बेस, ठीक है। तो इसका पीएच कितना है? 8 है। यानी कि ये हार्ड बेस है, मतलब बेस है। नेचर में कैसा है? बेसिक है, क्षारीय है। तो ये क्या करेगा? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि पैनक्रियाज से कितनी प्रकार की एंजाइम्स निकल रही है? 3 प्रकार की। जैसे LAT। तो LAT कहने का मतलब कि हमने आपको बताया L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, ठीक है। ये लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये तीनों आप देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि लाइपेज किसका डाइजेशन कर रहा है? फैट का डाइजेशन कर रहा है। एमाइलेज किसका डाइजेशन कर रहा है? स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि अभी अभी इसके जस्ट पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा पेप्सिन है वो भी किसका डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन छोटा अणु नहीं होता, बहुत बड़ा अणु होता है। प्रोटीन को तोड़ने में बहुत सारे एंजाइम्स, अभी ये 2 है। अभी हमें एक एंजाइम और पढ़ना है जो हम कहाँ पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अपनी अगली वाली वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया? दो अभी तक हमने 2 एंजाइम्स पढ़ी जो क्या कर रही हैं? प्रोटीन का डाइजेशन कर रही हैं। एक ट्रिप्सिन है और एक पेप्सिन है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन कर रही हैं? प्रोटीन का डाइजेशन कर रही हैं। पेप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पाइलोरिक से सिक्रीट होता है। तो आप देखिए जब भोजन यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाला जो हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन किसको इंडिकेट करेगा? लीवर को इंडिकेट करेगा। लीवर को इंडिकेट करेगा किसके लिए? कि पित्त को क्या किया जाए? सिक्रीट किया जाए। मतलब गाल ब्लैडर से पित्त को किस में मिलाया जाए? फूड में मिलाया जाए, ताकि फूड कैसा हो जाए? क्षारीय हो जाए। जब फूड क्षारीय हो जाएगा तो ये वाला सिक्रेटिन हार्मोन किसको इंडिकेट करेगा? ये हमारा अग्नाशय है। ये हमारे अग्नाशय को इंडिकेट करेगा। अग्नाशय को इंडिकेट करेगा किसके लिए? अग्नाशय को इंडिकेट करेगा कि इन तीनों एंजाइम का सिक्रीशन किया जाए, जिससे भोजन में बचे हुए पदार्थ जैसे फैट बचा है, कार्बोहाइड्रेट बचा है यानी कि स्टार्च, और फिर क्या? प्रोटीन बचा है। तो इन सारे चीज़ों का डाइजेशन कहाँ पे हो जाए? यहाँ भोजन में इन सारे पदार्थ का क्या हो? डाइजेशन हो जाए। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक? ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है? फिर से बताते हैं कि भोजन यहाँ पे अम्लीय हुआ। आपने पहले पढ़ा कि HCl के नाते भोजन क्या हो जा रहा है? अम्लीय हो जा रहा है। फिर अब भोजन यहाँ तक जब हमारा डाइजेशन हुआ तो नीचे भी आएगा डाइजेशन। अभी भोजन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो अभी ये डाइजेशन हुआ तो पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज 3 एंजाइम लीव करता है। पैनक्रियाज 3 एंजाइम छोड़ेगा भोजन में, तब जाके भोजन में लाइपेज मतलब फैट, स्टार्च और प्रोटीन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो ये तीनों लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये एसिडिक नेचर वाले भोजन का, एसिडिक नेचर वाले फूड का क्या करता है? डाइजेशन नहीं करता है। तो ये जो हमारा लीवर है, यकृत, इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं,
इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तो ये जो यकृत होता है, यकृत में क्या बनता है, पित्त बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में होता है। गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय कहाँ पे होता है, जस्ट यकृत यानी लीवर से क्या होता है, अटैच होता है। तो ये हमारे दो प्रकार का हार्मोन, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, यकृत को यानी लीवर को इंडिकेट करेगा, किसके लिए, कि ये क्या करे, बेस को यानी पित्त को क्या करे, भोजन में मिक्स कर दे, जिससे भोजन का माध्यम कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए। अब आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे MgOH का सिक्रीशन हो रहा है तो भोजन क्षारीय नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्ल की मात्रा अधिक थी, तो यहाँ पे भोजन का नेचर कैसा था, अम्लीय था। लेकिन भोजन का पाचन होते होते अम्ल की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसमें बेस मिलेगा। तो जो कम रहेगा उसमें अगर आप ज़्यादा वाली चीज़ मिलाएंगे तो वो ज़्यादा वाली चीज़ है क्या चलेगी, हमें पता चलेगी। जैसे कि आप थोड़ी सी मैगी बना रहे हैं, थोड़ी सी मैगी में आप 3 चम्मच नमक डालेंगे, 3 चम्मच नमक में मैगी में नमक जनाई देगा या नमक में मैगी जनाई देगा, ये तो खाने वाला ही बता सकता है। तो वही चीज़ है सेम, कि जो अधिक रहता है वही हमें क्या होता है, दिखाई देता है, वही हमें पता चलता है। तो अब ये यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे भोजन में, पित्त मिल रहा है। पित्त भोजन में मिलेगा तो भोजन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा हमारा भोजन। तो अब हमारा भोजन जब बेसिक नेचर का हो गया है तो ये सिक्रेटिन वाला हार्मोन किसको इंडिकेट करेगा, अग्नाशय को इंडिकेट करेगा। और अग्नाशय को इंडिकेट करके ये 3 एंजाइम्स निकालेगा। 3 एंजाइम्स निकालने के बाद ये भोजन में किस किस का पाचन करेंगे, 3 एंजाइम कौन सी हैं, लाइपेज फैट का, एमाइलेज स्टार्च का, और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन और फिर एब्जॉर्वेशन तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सक्रीशन की आएगी, तो हम एक्सक्रीशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।